आज एक ऐसे जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं जिसने अचानक से सबको चौंका दिया है। और इसमें शामिल हैं भारत, पाकिस्तान और चीन। हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसने साउथ एशिया में कह सकते हैं कि सारे समीकरण बदल कर रख दिए हैं। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। सारी कहानी की शुरुआत होती है पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के इस ऑफिशियल बयान से। देखिए, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल सिग्नल है। ऐसा पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान ने खुलेआम ऑफिशियली अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे का साथ दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने चीन के दिए हुए नाम ज़ांगनैन का भी इस्तेमाल किया है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि पाकिस्तान ने आखिर अभी इसी वक्त इस मुद्दे को इतनी हवा क्यों दी। मतलब इसके पीछे की टाइमिंग क्या है, वजह क्या है और इसका मतलब क्या निकाला जाए। चलिए सबसे पहले पाकिस्तान के इसी चौंकाने वाले बयान को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इसकी एक एक परत को खोलते हैं। देखिए, ये कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं लगता। कुछ महीने पहले तक पाकिस्तान बस गोलमोल बातें कर रहा था। वो कहते थे कि हाँ, हम चीन की सॉवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का समर्थन करते हैं। एक बहुत ही वेग सा बयान। लेकिन तब उन्होंने अरुणाचल का नाम तक नहीं लिया था। और आज उनके विदेश मंत्रालय ने बाकायदा एक टेक्स्ट जारी किया है जिसमें ज़ांगनान और अरुणाचल प्रदेश दोनों का साफ साफ जिक्र है। तो ये उनके स्टैंड में एक बहुत बड़ा और बहुत ही सोचा समझा बदलाव है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि पाकिस्तान अब खुले तौर पर भारत की संप्रभुता को चुनौती दे रहा है। वो ये कह रहे हैं कि उनकी नज़र में अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है ही नहीं। तो फिर सवाल ये है कि ये सब अचानक हुआ क्यों? इसकी चिंगारी आखिर लगी कहाँ से? असल में इसकी जड़ एक बहुत ही परेशान करने वाली घटना से जुड़ी है। जरा सोचिए, अरुणाचल प्रदेश की एक भारतीय नागरिक हैं, वो यूके से जापान जा रही हैं। उनकी फ्लाइट का चीन में एक लेओवर है और वहां चीनी अथॉरिटीज उन्हें 14 घंटे तक हिरासत में रख लेती हैं। और वजह सुनकर तो और भी हैरानी होती है। उनका तर्क ये था कि क्योंकि वो अरुणाचल से हैं, इसलिए वो चीन की नागरिक हुई। जाहिर सी बात है, इस एक घटना ने भारत और चीन के बीच एक बड़ा डिप्लोमैटिक बवाल खड़ा कर दिया। और बस भारत और चीन के बीच इसी बढ़ते तनाव में पाकिस्तान को एक मौका मिल गया। उन्हें लगा कि यह बिल्कुल सही समय है इस आग में कूदने का, और उन्होंने फौरन अपना ये बयान जारी कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इस पूरे मामले में एक और भी हैरान करने वाला मोड़ है। एक तीसरा दावेदार। जी हां, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3। टेक्निकली अगर देखा जाए तो अब दुनिया में 3 देश ऐसे हैं जो अरुणाचल प्रदेश पर भारत के दावे पर सवाल उठाते हैं। पहला तो खैर सबको पता है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और दूसरा, जैसा कि हमने अभी देखा, अब पाकिस्तान भी इस लिस्ट में खुलकर शामिल हो गया है। तो फिर ये तीसरा कौन है? इसका जवाब है ताइवान। ये बात शायद बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगी। ताइवान की सरकार, जो खुद को पूरे चीन की असली सरकार मानती आई है, वो आज भी एक पुराने 1949 के नक्शे को मानती है। ये ग्रेटर चाइना का नक्शा है और ये आज के चीन की सीमाओं से बहुत बहुत आगे तक अपनी जमीन होने का दावा करता है। और जरा इस नक्शे के दावे तो देखिए, सिर्फ अरुणाचल प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरा का पूरा भूटान, म्यांमार के बड़े हिस्से, यहां तक कि पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के भी कुछ इलाके, और तो और लगभग 90% मंगोलिया, इन सबको चीन का हिस्सा बताया गया है। अब हाँ, ये एक ऐतिहासिक दावा है जिसे आज के ताइवान के लोग शायद ही मानते हों, लेकिन उनकी सरकार के रिकॉर्ड में ये नक्शा आज भी ऑफिशियली मौजूद है। तो इन सारे डेवलपमेंट्स के बाद आज भारत एक बहुत बड़ी रणनीतिक दुविधा में खड़ा है। अगर हम दोनों देशों की रणनीति को देखें ना, तो फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ पाकिस्तान है जिसका मकसद अक्सर सिर्फ एक ही होता है, भारत को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना, जैसे अचानक से जूनागढ़ पर अपना दावा ठोक देना। और दूसरी तरफ भारत की रणनीति है जो ऐतिहासिक और सभ्यता की जड़ों पर आधारित है। भारत पीओके वापस लेने की बात करता है तो उसका आधार ऐतिहासिक जुड़ाव और अखंडता है। लेकिन अब जब एक ही मुद्दे पर 3 देश भारत के खिलाफ देख रहे हैं, तो क्या अब भारत को अपनी रणनीति बदलने का वक्त आ गया है? क्या भारत को भी अब ज्यादा आक्रामक रुख अपनाना चाहिए, जैसे कि बलूचिस्तान की आज़ादी का खुलकर समर्थन करना, या फिर पाकिस्तान के सिंध प्रांत पर औपचारिक रूप से अपना दावा करना? हमारे रक्षा मंत्री ने हाल ही में कहा भी था कि सिंध भारत में वापस आ सकता है, लेकिन हमारे बात करने के तरीके में अब भी एक फर्क है।
और यहीं पे सबसे बड़ा सवाल आके खड़ा हो जाता है। भारत को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति की तरह बर्ताव करना चाहिए या फिर एक ऐसी शक्ति बनना चाहिए जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। ये एक बहुत मुश्किल चुनाव है और इसका जवाब ही आगे की दिशा तय करेगा। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।